हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी वीएल अंबाला एंड मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ कि जापान का जो डेटा आया है विच इज़ इंडिकेटिंग इन्फ्लेशन हमारे मार्केट पर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, कितनी डिपेंडेंसी है हमारी और जापान की आपस में बिजनेस को लेकर के, और जो बूम पिछले कुछ हफ्तों के अंदर इंडियन मार्केट में हमने देखा है ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड मूवमेंट हुआ है। उसके बाद अब हमारी मार्केट का हालचाल क्या रहेगा, क्या ये कोर इन्फ्लेशन हमें भी उतना हर्ट कर सकता है जितना कि एक डेवलप्ड कंट्री को, वो सब बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दिस मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन से स्टॉक्स पर मेरा फिलहाल ध्यान है जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए इस डिप में बन सकती है। उसका स्टॉप लॉस, टारगेट, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूँगी। सो आप इस वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से देखो, और जब वर्दी लगे तब लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने एक प्रिय दोस्त के साथ, अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अगर आप ये चाहते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड लोगों के साथ लोग काम करना शुरू करें, ना कि अनऑथोराइज्ड लोगों के साथ में। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द सही समय में आपको जो भी इनपुट्स है वो शेयर कर दूँ और आप अपनी ट्रेडिंग के बारे में एक अच्छा डिसीजन जो है ले सके कि आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला एक ही चीज़ जो मैंने सामने आपके रखा है वो है ये कि जापान का जो कोर इन्फ्लेशन है। देखिए, कोर इन्फ्लेशन होता क्या है? कोर इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंफ्रा, फ्यूलिंग, अलग अलग सेगमेंट में से अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लेटर ऑन जो दूसरे को रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं उन पर भी पड़ती है। अब यहाँ पर हमें ये समझने की और देखने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन बढ़ा कहाँ कहाँ पर है और ये इन्फ्लेशन क्या इंडिया को इम्पैक्ट करेगा या नहीं। अगर हाँ तो किस हद तक, अगर नहीं तो क्यों नहीं, क्या हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं, वो भी हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। जापान का जो कोर इन्फ्लेशन है आप देख सकते हैं कि 32% मार्च में कोर इन्फ्लेशन सर्ज हुआ है, 3.2%, आई बेग योर पार्डन, जिसमें कि जो कॉस्ट है वो मेजरली इंक्रीज हुई है फ्यूल में, फूड में एंड चलिए एक बार मैं आपको डिटेल स्क्रीन पर ही अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आप समझें। ये देखिए, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना ज़रूरी है ताकि आप डिसीज़न ले सके कि इंडिया में क्या हो सकता है, क्या वही सिचुएशन हमारे यहाँ बनेगी या नहीं, वो भी। ठीक है, तो जो कोर इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है मार्च 2025 में इट वाज 3.3%, अभी ये रिसेंट डेटा 3.2 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन रेट अदर देन फूड एंड एनर्जी, पिछली बार जो था ये 2.6 था लेकिन अभी हो गया 2.9 का। दूसरा, हम जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखेंगे जी, ये ट्रांसपोर्टेशन, सीपीआई ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99.30 था, अभी इंक्रीज होकर के 99.50 हो गया है, विच हैज़ इंक्रीज्ड। अब भारत में क्या इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? सबसे पहले एक रिलीफ की बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो हमें मॉनसून की जो पॉसिबिलिटीज़ है, आरबीआई के आंकलन के हिसाब से मॉनसून की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या मानी गई है? पॉजिटिव मानी गई है। मतलब जो रेन होगी हमारे यहाँ पर वो बेटर है, एज कंपेयर एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो सकती है, अच्छी रेन मानी जाती है। अगर रेन अच्छी हुई तो फूड का इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, तो वो वाला जो सेक्टर है, वो वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर ईज हमें देखने के लिए मिल सकता है। अलॉन्ग विद दिस अब मैं लेकर के आती हूँ आपको इस पीडीएफ पर, एक सेकेंड। यस, अब आप यहाँ पर नज़र डालिए कि ये जो कोर इन्फ्लेशन है 2 पॉइंट का, ये चीज़ें तो आपने यहाँ पर देख ही ली है कि फरवरी में कितना था। मैं इसका एक ब्लॉग है मेरी वेबसाइट पर, मैंने पब्लिश कर दिया, आप उसको देख लीजिएगा। अब मैं मुद्दे की बात ये करना चाहती हूँ कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कितना पड़ेगा।
हाउ मच इम्पैक्ट इट गोना गिव ऑन इंडिया अगर ये इन्फ्लेशन वहाँ पर पड़ता है तो, और किस किस सेगमेंट्स में देगा, क्या मार्केट को डरने की ज़रूरत है या नहीं, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो पहले आप समझो इस चीज़ को। देखिए, इंडिया जो है और जापान के बीच में 22.8 बिलियन डॉलर की ट्रेड बायोलैटरल जो ट्रेड डील है वो इतने का ही होता है। इसका मतलब भारत की जो डिपेंडेंसी है, ये जो इंक्रीमेंट दिखाता है सिर्फ 2.1% इंडिया के टोटल ट्रेड का है। यानी ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज वाइज हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिलीफ टू अस। नाउ जापान में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखना है कि वो भारत में FDI के नाम पे एक बड़ा नाम है। आई मीन जापानीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और अगर देखा जाए तो जापान 5th लार्जेस्ट FDI कंट्रीब्यूटर है इंडिया के लिए। तो अगर हम देखें एक्यूमुलेटिवली अगर कितना इन्वेस्टमेंट इसने यहाँ पर किया हुआ है, जापानीज ने 42.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट रिसेंटली इन 24 सालों के अंदर में हुआ है। इनफैक्ट जो इंक्रीमेंट हुआ है रिसेंटली वो 2023 में 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इंक्रीज हो गया था, ठीक है, जो कि चाइना एंड हांगकांग को वेरी फर्स्ट टाइम इन एंटायर हिस्ट्री सरपास कर चुका है। तो क्या समझना है कि अगर जापानीज GDP को कुछ भी कंसर्न आता है तो वो वहाँ पर थोड़ा सा तो कॉशियस होंगे, फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट घटाएं या फिर अपने इन्फ्लेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन मार्केट जब FDI की बात आती है सो दे डायरेक्टली कम थ्रू द इंडियन स्टॉक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर अगर इंडियन इकोनॉमी बेस्ट परफॉर्म करती रहे तो इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि FDI के तौर पर इंडियन मार्केट में पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर डिमांड रहेगी। क्यों? कंज्यूमर है भैया, वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हम लोग। तो इससे हम आई वुड लाइक टू से दिस वर्ड कि दुनिया चाह के भी हमको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि हम हैं ही इतने। अब कैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम हैं ही इतने दैट वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर अस, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है, यंग क्राउड है हमारे पास में। और अभी आने वाले 10 सालों 15 सालों के लिए यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, स्ट्रेंथ है। मेरे हिसाब से यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड आवर पॉलिसी मेकर शुड नेगोशिएट ऑन दिस, ठीक है। इसके बेस पर लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट टू जापान है वो ज़्यादातर डायमंड, रॉ एल्यूमिनियम, जो कि एक अच्छी मार्केट है, इस पर मेरा फोकस है। वैसे फिलहाल अगर कमोडिटी में देखा जाए तो एल्यूमिनियम एंड जिंक अच्छा कर सकते हैं, और बाकी सब चीज़ों को मिला करके तो यानी हमारा ये जो मेन पार्ट है यहाँ पर हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो दिस इज़ नॉन एसेंशियल, दिस इज़ एसेंशियल। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इन प्रेशियस मेटल में एंड नॉन प्रेशियस मेटल में जो डिमांड है वो इंडिया से एक्सपोर्ट जो होने वाली है वो डिक्रीज नहीं होगी, वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ इस सेक्टर को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। सीधा अगर अब मैं बात करूँ फिलहाल आपसे, तो इसके ऊपर जो ये पूरा डिटेल है, आप इसको ब्लॉग को चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका ब्लॉग का लिंक आपको वेबसाइट पे दे दूंगी मेरे। अगर मैं अब समझना आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँ तो समरी ये कहती है अकॉर्डिंग टू मी, अगर जापान की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती भी है तो इससे इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड है, बिकॉज वी आर नॉट हेविली डिपेंडेंट ऑन दिस, लेकिन वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना में इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए। अगर चाइना में इन्फ्लेशन आया तो हमारे ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझी। एक और बड़ी न्यूज़ मार्केट में अभी फ्लोट है जिसमें कि दो बड़ी शक्ति, वेस्ट की दो बड़ी शक्तियाँ US एंड EU, अभी अभी रिसेंटली इन दोनों का मिलन हो रहा है, वापस से एक मीटिंग हो रही है जिसमें कि ऑन गोइंग ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के ईज करने की कोशिश की जा रही है। ऑन गोइंग टैरिफ्स को लेकर के ईज के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। जिसमें कि अगर आप देखेंगे अभी वैसे मिनिस्टर जो
आप शायद अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता है, सर जस्ट टेक अ लुक। मेलोनी और मिस्टर ट्रम्प अभी कल ही की डेट में ओवल ऑफिस यानी उनके ऑफिशियल ऑफिस, यूएस के ऑफिशियल ऑफिस में जाकर के मीट हुई है। अब किस बारे में है, क्या भारत के लिए चिंता की बात है, मार्केट को लेकर के इसमें कोई डरने की बात है? लेट्स अंडरस्टैंड होगा क्या इसमें। तो यहाँ पर बात होने वाली है इन मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले ट्रेड टेंशंस एंड टैरिफ्स को लेकर के नेगोशिएशन होगी। 20% तो फ्लैट सभी के ऊपर लगाया है, अब यहाँ पर रिलैक्सेशन पाने की कोशिश की जा रही है। वैसे एक बात है, यूएस ने बढ़िया ट्रम्प कार्ड खेला है। अभी यहाँ पर ट्रम्प ने ट्रम्प कार्ड तो खेला ही है, लेकिन यहाँ पर सभी को दे गॉट ऑन देयर टेबल, सभी को नेगोशिएशन के लिए मजबूर कर दिया है उन्होंने। एंड दिस इज व्हाट दे वांटेड टू, कि आओ मेरे पास और मुझसे बात करो, ताकि अपनी जीडीपी को बचाने के लिए आपको, मैं अपनी जीडीपी को बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू कम। दैट्स द पोजिशनिंग यूएस हैविंग एज ऑफ नाउ, विच चाइना वांट टू काउंटर, विच चाइना वांट टू ग्रैब। अब दोनों के बीच में लड़ाई है। अब वेल वो एक अलग स्टोरी है। फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 20% टैरिफ्स को लेकर के, उनको हटाने को लेकर के बातचीत हो सकती है। देन इसके बाद में जो बातचीत होगी वो होगी आपका प्रॉस्पेक्ट ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, कि ताकि आने वाले समय में भी अगर कोई भी टैरिफ का आता है तो वहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो उनको यहाँ पर रिलीफ मिल सके। ठीक है, एंड दे आर ओके टू नेगोशिएट। एक्चुअली दे हैव ओपन, कि यहाँ पर उन्होंने सीधा बता दिया है कि अगर ट्रम्प अगर एक्सप्रेस करते हैं इस चीज़ को, तो उनका मानना है कि 100% चांस ऑफ एग्रीमेंट पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। मतलब दबदबा देख रहे हो आप भाई साहब का दबदबा तो है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। यहाँ पर उन्होंने सीधा बोला है कि यूएस एंड ईयू continue to engage discussion with regarding the Ukraine conflict, and US Secretary State Marco Rubio warned potential withdraw from peace talk without progress। अब ये जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो यूक्रेन चाहता है, सॉरी जो यूएस चाहता है, वो ये कि यूक्रेन को, या फिर मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहूँ, दे डोंट वांट एनीवन टू स्टैंड विद रशिया, बट he also don't want to fight with Russia as of now, because that is going to be a costly affair if they opt for this। तो वहाँ पर जितना भी हो सके कंट्रोल चाह रहे हैं यूएस वाले, कि कंट्रोल हो सके, ताकि यहाँ पर डिपेंडेंसी एंड टॉक्स यूक्रेन को लेकर के जब हो रही है, तो जो पासा या फिर जो बातें यूएस बोल रहा है वो मानी जाए। ठीक है, इसके लिए धीरे धीरे कर करके जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? यूक्रेन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ मिनरल्स, एंड दैट इज़ व्हाट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बनती है। इसको पढ़ लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड रिकंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट्स किसके थ्रू होगी और उसका एडवांटेज किसको मिलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अहेड, जिसके बेस पर चीज़ें डिसाइड होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं और हर कोई बड़ा नाम चाहेगा कि उन मिनरल्स को, एक्चुअली देखा जाए तो लड़ाई भी उसी बात की है, उसको एक्वायर करना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट में, ये दो बड़ी न्यूज़ हैं जहाँ पर दो बड़ी शक्तियाँ, डेवलप्ड कंट्रीज़, मार्केट में कुछ उथल पुथल हो रही है। अगर ट्रेड टैरिफ डील्स उनके फेवर में जाती है तो इंडिया को क्या बचेगा? क्या हम बहुत लेट हो जाएंगे? इट इज़ गोइंग टू बी सीन इन फ्यूचर। और जापान का जो इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो क्या इंडिया में भी इस चीज़ का इम्पैक्ट बढ़ता है या नहीं, वो भी हमें यहाँ पर अभी देखना है। मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि अभी हमें जो इन्फ्लेशन वाली जो बात अगर हम देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्रूड, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, ये तीन चीज़ें अभी फ़िलहाल जो है फोकस में रह सकती हैं। क्रूड इसलिए क्योंकि डिसरप्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड होगा, गोल्ड इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी इन मार्केट है, एंड जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसके साथ में जो हमारा डिमांड है, एल्यूमिनियम का यूज़ मल्टीपर्पज़ में होता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो अदर डेवलपिंग एनर्जी सेगमेंट के जो नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर के, सोलार एनर्जी को लेकर के। तो यहाँ पर इन तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन तीन कमोडिटीज़ के ऊपर आने वाले समय में भी अभी जो बुलिशनेस है वो बनी रह सकती है। ठीक है, दैट्स माय व्यू। अगर आपको ट्रेड वगैरह करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका जो भी डिटेल अगर आप चाहेंगे तो आप लोगों को शेयर की जाएंगी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर एक पैटर्न बन रहा है और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है विच डन, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो एक साइडवेज मूवमेंट हुआ लास्ट टू लास्ट सेशन में, उसके बाद क्लोजिंग कंफर्मेशन हो गई एंड एक अपसाइड का बड़ा मूवमेंट मिला। मेरे लिए 23,500 वाज इमीडिएट एंड shouldn't be breach वाला resistance in case bears want to hold the control on price, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली है और जो पैटर्न एंड जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिया था इट वर्क रियली वेल। सो अकॉर्डिंग टू मी अब अगर प्राइस जब तक भी 23,000, लेट मी मेक अ नोट ऑफ दिस, 23,200 के ऊपर है, आई वुड प्रिफर बाय on dip strategy and this will be given। having said this, अगर ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है अगर इस बीच में भाई साहब को कोई मूड नहीं चेंज होता है, यानी ट्रम्प जी को कोई मूड चेंज नहीं होता है, एक्स्ट्रा कोई टैरिफ या वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होती है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आ रही है तो प्राइस एक्शन जो है लाइकली टू कंटिन्यू इट्स मोमेंटम नाउ, यानी बाइंग ऑन डिप का मूवमेंट चल सकता है। दूसरी एक और चीज दैट यू मस्ट नोटिस इफ यू हैवंट येट, मंथली टाइम फ्रेम पर जो निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया है इट इज अ ट्विजर बॉटम, सेम कैंडल बने हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, यानी अगर आप देखेंगे तो मार्च में जितनी गिरावट हुई थी उससे थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा बाइंग हमारी इस मंथ में हो चुकी है, मतलब मार्च में हो चुकी है और ये बनता है आपका ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी जब भी ये पैटर्न बनता है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपका क्रिएट हो जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और यहीं पर आकर के प्राइस ने इस सपोर्ट को लिया है। यू मस्ट बी थिंकिंग कैसे, एक मिनट का टाइम दीजिए प्लीज़, लेट मी शो दैट टू यू, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को आंखों से नहीं देखेंगे तो शायद आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको एक बार देख भी लीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो, अपनी रिसर्च करिए और जो भी आपको बता रहा है उसको भी ट्रैक करो कि क्या वो वही बातें बता रहा है जो उन्होंने पास्ट में बोली या नहीं बोली, एनालिसिस अच्छी है या नहीं। तो ये पुराना मैसेज है, आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन, मैंने यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिया था, देन एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिया था, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इस पोस्ट का लिंक चाहिए, थ्रेड चाहिए तो आपको वीडियो के कैप्शन में मिलेगा, प्लीज़ जाइए चेक करिए ताकि आप ये देखिए मैसेज कब का, ये अप्रैल का है रीसेट, उससे पहले कब डाला ये मैसेज आप देख सकते हैं, इट वाज इन मार्च, उससे पहले आप देख सकते हैं फरवरी को ये मैसेज वहाँ पर आपके साथ में शेयर किया गया था। दिस वाज द इमीडिएट सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड इट वाज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब आगे क्या, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरा व्यू प्राइस को लेकर के अब बुलिश है और कोई भी बाइंग और डिप मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, कोई भी जो डिप आएगा दैट विल बी अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी फॉर मी। हैविंग सेड, गिवन अ कंडीशन, टैरिफ बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, हम टैरिफ में जो नेगोशिएशन है उसमें फेल ना हो और बहुत ज़्यादा कोई वॉर जैसी सिचुएशन ना आ जाए। अगर ये कंडीशन नहीं है, प्राइस एक्शन इज गिविंग यू इंडिकेशन फॉर द बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन, ठीक है। नाउ मंडे के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, नाउ टेक अ लुक। वेट फॉर अ सेकेंड, ओके साथ में आप ये भी एक बार देख लीजिए कि जो पैटर्न बन रहा है निफ्टी का, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बता देना चाहती हूँ, एक सेकेंड, ओके एंड चार्ट पर भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो ये चार्ट है आपके सामने, बाय द वे ऑलरेडी मैं यहाँ पर शेयर कर चुकी हूँ उसको, लेकिन फिर भी आई वांट कि मैं एक बार आपको स्क्रीन पर इस चीज़ समझा दूँ, ठीक है। चलिए, हमारे लिए अब जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फॉर मंडे सेशन, टेक अ लुक। जो पैटर्न बना है आपकी स्क्रीन पर है, बुलिश फॉर्मेशन हुई है, लेकिन अब यहाँ पर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, कौन सा पैटर्न,
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी फॉर्मेशन को कंप्लीट हुआ है। अदर देन दैट अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, दिस वाज अ रेजिस्टेंस लाइन फॉर अस एंड इट गॉट ब्रीच। आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी ऑल टाइम हाई से, इसके बाद प्राइस आया, ब्रेक डाउन किया और अपने पुराने सपोर्ट के पास में आकर के बाउंस बैक कर चुका है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पिछले कुछ हफ्तों में, 2 हफ्तों के अंदर आई शुड से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 10% का मूवमेंट किया, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मूवमेंट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दिस इज गोइंग टू बी सस्टेन अकॉर्डिंग टू मी, बट कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। मंडे के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रही हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं, साथ में चार्ट का एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई भी गैप डाउन जैसी कंडीशन इस वीकेंड में नहीं बनती है, कोई बहुत ही बड़ी बुरी खबर ना आए, तो उसके अगेंस्ट में जो मुझे लगता है कि या तो फ्लैटिश या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। 3 डेज का लॉन्ग हॉलीडे था, ये लॉन्ग हॉलीडे रहने के बावजूद भी अगर मार्केट में कोई बड़ी बैड न्यूज़ नहीं आई तो फिर यहाँ पर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है। उस कंडीशन में भी हमारे जो मेजर सपोर्ट होंगे वो 23,650 एंड 23,570 हमारे मेजर सपोर्ट रेंज होंगे। अब जापान वाली जो ये न्यूज़ है, उस जापान की न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना पड़ता है, इट इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट देखने लायक स्टोरी बात होगी है कि क्या बाजार इसको जब ओपन होगा इसको नेगेटिवली लेता है या पॉजिटिवली, क्योंकि जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री और अगर कोर इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ रहा है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, बट इंडिया नहीं उतना इम्पैक्ट होगा, मैंने रीज़न ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो हम लोग देखेंगे वो है 23,950 एंड 24,050 और अगर गैप अप ओपनिंग होती भी है तो भी ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, अगर मान लो हम लोग की ओपनिंग अगर 24,050 या फिर 100 के आसपास हो रही है तो एक छोटा सेल ऑन राइज तो बन जाएगा, इट्स अ स्मॉल ट्रेड। लेकिन अगर हम लोग सीधा ओपनिंग ही कर रहे हैं 23,500 या फिर 600 की रेंज में तो थोड़ा रुकिएगा, वेट कीजिए और बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अब जो मेजर ट्रेंड हो रहा है वो बुलिश बन रहा है, कंफर्मेशन है। हालांकि 10% के अपसाइड के मूवमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी और ज़्यादातर इस तरह के मूवमेंट के बाद ये मूव गैप अप या गैप डाउन में कंप्लीट हो जाया करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बाकी अगर कोई भी आपको अपडेट अगर आपको देखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो सो ऑलवेज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर सेल्फ, अगर आपको एक बड़ा मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ भी लग रही है तो अपने आप को हेज करने की कोशिश करो। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, रिसेंटली हमने ट्रेडिंग सेशन जो अभी हुआ है हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, मैं आपको इसको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने आपको मैनेज किया कि मार्केट में जो मूव आने वाला है हम उसमें बचे रहें और हमको ट्रेड जो है अच्छे तरीके से हमारा हो जाए। अब ट्रेड है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए 17 अप्रैल को हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। व्हाट वाज इट, हमने 54,300 की पुट को बाय किया था एंड बैंक निफ्टी की कॉल ली थी हमने 23,350 की। वेल ज़्यादा कुछ नहीं, बात क्या हुआ क्या नहीं वो बस एक बार आप फाइनल देख लीजिए। तो हमने जो पहली प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर ली अपने फर्स्ट टारगेट पर, हमारा 250 का टारगेट था निफ्टी का जो कि अचीव हो चुका था और उसके बेस पर जो नेट गेन हमारा पर लॉट बन रहा था दैट वाज 8,250। हालांकि जो हाईएस्ट गेन बना क्लोजिंग बेस पर दिन के फर्दर टारगेट्स के बेस पर इट वाज मोर देन दैट, वो लगभग 14,000 समथिंग था। हमने अपने आप को इस मूवमेंट में हेज करके रखा ताकि जो मूवमेंट, क्योंकि मेरा व्यू क्या था आपको बताया था मैंने कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो निफ्टी जो है बुलिश ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन 23,500 एक रेजिस्टेंस होगा, अगर ये ब्रीच हुआ तो बुलिश मूवमेंट की कंटिन्यूएशन है। और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू सेल ऑन राइज का था, तो इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमने वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक व्यू रखा क्योंकि दोनों में आई वॉजंट बेरिश एंड उस मूव के बेस पर हमने ये ट्रेड प्लान किया एंड इट वर्कड आउट। क्या ये स्ट्रैटेजी हर बार काम करेगी? नहीं। कब काम करेगी? देयर आर सर्टेन डेज जहाँ पर ये काम कर सकती है। अब अगर आप ये समझेंगे कि हर बार आप स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे और आपको अच्छे गेन मिलेंगे, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन।
हर एक स्ट्रैटेजी का अपना एक फेलियर रेट एंड सक्सेस रेट होता है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज की डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए। इंडेक्स ऑप्शन, फ्यूचर्स या फिर स्टॉक ऑप्शंस या फिर इक्विटी, जो भी आपको ट्रेड करना है और आपकी कंफर्ट है, आप हमें उसके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट द गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जिसका बेनिफिट आप जैसे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ले रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की कोई भी एश्योरेंस नहीं देती है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वर्दी टू वॉच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अबाउट द मार्केट, अबाउट एनी स्टॉक दैट यू वांट टू गेट रिव्यूड बाय मी, तो आप मुझे कमेंट में अपने स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। अब रही बात कौन कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट बन सकता है, तो 3 स्टॉक्स है, मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ आपके। एक तो GIC हाउसिंग फाइनेंस, SBFC एंड VIP इंडस्ट्रीज़। ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर फिलहाल मेरा व्यू बाय ऑन डिप का बन रहा है। वाई? ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर मैं दे चुकी हूँ। वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको वो एक्सप्लेन करने बैठूँ, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। छोटी वीडियो है और आपको उस वीडियो और टेलीग्राम चैनल पर भी वो अपडेट आपको यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि क्रूड में हम लोगों ने एक ट्रेड इनिशिएट किया था। 52,200 की कॉल को बाय किया था 310-315 की रेंज में। 410 का हाई बना चुका है सेम डे वो। फर्दर और टारगेट्स की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप क्रूड में अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हैं, यू कैन। बाकी रही बात ट्रेडिंग की, अगर आप हमारी रिकमेंडेशंस को इसके लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसी व्हाट्सएप नंबर पर जो अभी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, डिस्क्लेमर मेरी तरफ से फिर से यही है कि हमारे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की कोई एश्योरेंस या गारंटी नहीं होती है। बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड RA, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे से आपको चीज़ों को बता दूं। जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। विश यू गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।